हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट टू यू एंड द बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट क्लास। मैं डीके झा, आपका फिजिक्स टीचर। वेलकम टू द न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। बिकॉज ये जो क्लास है ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्लास 11th। अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप पढ़ के इसको एंजॉय करेंगे, लेकिन एंजॉय करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये सब्जेक्ट को आप बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे। अगर आपने क्लास 10th और 9th की तरह इसको लेने की कोशिश की तो आपके लिए थोड़ी मुसीबतें हो सकती हैं, क्योंकि ये इसका जो कंटेंट है, सिलेबस है, वो बाकी जो सब्जेक्ट आपने अभी तक पढ़े हैं साइंस में उनसे 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी, आपको नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। आप चाहे बेशक किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको कुछ सर्टेन बुक्स रिफर करनी पड़ेंगी जो आपको रेगुलर करनी है, जिनकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन नहीं करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपकी लाइफ को बदलने वाला है। ये 2 साल आपसे बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 11th 12th। मैं उसी श्रृंखला में, उसी चैन में आपको बताता हूँ कि ये 2 साल एक्चुअली में आप सबकी लाइफ को ऐसे बदल देते हैं कि आप यहाँ से अपने प्लेटफॉर्म को चेंज कर सकते हैं, आप अपने कैरियर को चेंज कर सकते हैं, आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। ये एक ऐसा टाइम है। तो ध्यान रखिएगा कि इस समय आपको किसी भी तरह से डिस्ट्रक्शन में नहीं आना है, किसी भी तरह के आपको एनर्जी कहीं और नहीं लगानी है। अपनी पूरी एनर्जी फोकस होके एक ही जगह पर, सिंगल पॉइंट पर आप लगाइए और ये सोचिए कि आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि सोचने से बहुत कुछ होता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो पूरी की पूरी एनर्जी आपके साथ आपके सिंगल चैनलाइज पैनल में चलती है और आपको बहुत अच्छे रास्ते पर ले जाती है। खैर, मैं आज से पढ़ाना शुरू करता हूं। जो वीडियोस मैं आपको दूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत सिस्टमेटिक होंगे। तो आज मैं सिर्फ फिजिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूं। उस इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर आपके पास भी बहुत सारे व्यूज होंगे। व्यूज, कोई बच्चा आपसे ये कह रहा होगा कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, कोई बच्चा कह रहा होगा बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। ये बात भी बहुत मुश्किल है बच्चों को समझाना कि बच्चे ये बहुत आसान है, बच्चे ये बहुत डिफिकल्ट है। इसमें हालांकि टीचर का रोल भी होता है, लेकिन आप अगर इस सब्जेक्ट को कैसे लेते हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है। मैं आपसे फिर से बता दूं कि नेक्स्ट 2 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और खासकर 11th अगेन 11th में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो मैं अगर अपने किन्हीं 2 विद्यार्थियों को, 2 स्टूडेंट्स का लेकर एग्जाम्पल आपको डिस्कस करूं तो आपको बेटर समझ में आएगा। 2 ऐसे मेरे स्टूडेंट जो क्लास 10th में बिल्कुल सेम लेवल पर थे, जहां पर उनको जज कर पाना कि कौन बेटर है और कौन नहीं है ये बहुत मुश्किल होता था। 11th में आने के बाद एक बच्चा क्या करता है, अपने प्रॉपर नोट्स बना रहा है, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा है, टीचर से डाउट पूछ रहा है, अपनी स्टडी को पेंडिंग नहीं रख रहा है, डेली बेसिस पे काम कर रहा है। ऐसा नहीं आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा। और दूसरा बच्चा स्टडी को थोड़ा सा कैजुअल ले रहा है। वो सोचता क्या है कि मैं तो बराबर का ही हूं इसके, मैं तो अच्छा करूंगा ही करूंगा। और वो जो बात है उसके अंदर कि मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा कर लूंगा वाली बात है, वो उसको पीछे धीरे धीरे ले जाती है। हाफ ईयरली एग्जाम में उन दोनों के मार्क्स में एक बड़ा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर बताता है कि वो 10th के बच्चे और 11th के बच्चे होने में एक बड़ा सा चेंज है। वो चेंज कैसे आप समझ पाएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। वो चेंज आप तभी समझ पाएंगे जब आप ये बात आज ही स्वीकार कर लें, आज ही एक्सेप्ट कर लें कि आपको फिजिक्स को सीरियसली लेना है, आपको डे 1 से सीरियसली लेना है। किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर आपने रटने वाला काम शुरू कर दिया, अगर आपने लगा कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं लास्ट मोमेंट पे जाके ऐसा कर लूंगा, तो आप गलत हैं और फिर आपको उसके गलत नतीजे भुगतने पड़ेंगे। खैर, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, बस डरा बिल्कुल नहीं रहा। ध्यान देने की बात यहां पर क्या है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आपने इसके प्रति अपना
अटैचमेंट कर लिया, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रीम कोई सी भी हो, चाहे आप बायोलॉजी साइड के बच्चे हो, चाहे मैथमेटिक्स आपके पास हो, दोनों स्ट्रीम में ये बहुत हेल्पफुल है। ये आपके IQ लेवल को बदल देती है। बेसिकली फिजिक्स एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। आपको संस्कृत में पता होगा, इसको बोलते हैं भौतिकी। भौतिकी बोलते हैं, भौतिक संसार से संबंधित नेचुरल वर्ल्ड के जितने भी फिनोमेना होते हैं सबको डिस्कस करती है। ये आपकी उत्सुकता को बढ़ा देती है, डेली लाइफ में होने वाली बहुत सारी घटनाओं को जीवन से जोड़ देती है। तो कैसे ये आपको फिलोसफर बनाती है, कैसे ये लाइफ के एक एंगल को आपको दिखा देती है ये सब्जेक्ट। तो मैं आपको यहाँ पर फिलोसफी नहीं बताने वाला हूँ फिजिक्स की, ये तो आप खुद ही बन जाएंगे फिलोसफर। आपको तो कुछ चीजें समझनी है, आपको ये समझना है कि ये सब्जेक्ट को आपको सीरियसली लेना है। मैं इसी के साथ बच्चों यहाँ पर ये बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिलेबस का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इस स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा स्ट्रक्चर क्या है क्लास 11th की फिजिक्स में बच्चों। पहली यूनिट जो है जिसका नाम है, पहली यूनिट का नाम ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। पहली यूनिट का नाम ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और जो बच्चों यूनिट 2 है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। और जो यूनिट 3 है उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। और जो यूनिट 4 है उसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। और जो 5 है उसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिक्स। और जो 6 यूनिट है उसका नाम है ग्रेविटेशन। तो इस तरह से 7, 8, 9, 10 और यूनिट्स हैं टोटल। तो उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, जरूरत नहीं समझता हूं। मैंने इतनी यूनिट डिस्कस इसलिए की क्योंकि ये यूनिट आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है। ये यूनिट्स हाफ ईयरली का सिलेबस है। अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से देखूं तो इस वाली यूनिट में जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है वो है, इस यूनिट में एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है। तो जो पहली वाली यूनिट है इसमें जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, और इस दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और इसमें 3-4 में इसका जो थर्ड चैप्टर है इसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और इसका नाम है मोशन इन प्लेन। करेक्ट। तो मैं आपको ये जो पहली यूनिट है इसके बारे में आज बात करूंगा कि पहली यूनिट में क्या पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए मैं आपको फर्स्ट यूनिट्स में इसको मैं साफ कर देता हूं और थोड़ा सा मैं एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता देता हूं लास्ट में। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये बताता हूं कि जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का मैंने क्या नाम बताया, बताइए। अभी आपने लिखा था फर्स्ट यूनिट का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट यूनिट का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये यूनिट 1 है बच्चों। कौन सी यूनिट है? यूनिट फर्स्ट है। इसमें 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो है जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, और जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जो चैप्टर दूसरा है जिसका नाम है यूनिट्स और मेजरमेंट। करेक्ट। तो जो दूसरा चैप्टर है हम इसकी बात करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। इस पहले वाले चैप्टर में तो फिजिक्स के प्रति आपका स्नेह डेवलप हो उसके बारे में लिखा है। तमाम सारी फिजिक्स की दुनिया, साइंटिस्ट के बारे में, नए इनोवेशंस के बारे में, फिजिक्स में क्या क्या होता है, फिजिक्स की कौन कौन सी स्ट्रीम होती हैं, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, फिजिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साइंटिस्ट के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, फिजिक्स को समझाने की कोशिश की गई है। आपके अंदर फिजिक्स को कैसे संसार से जोड़ा जाए वो समझाने की कोशिश की गई है पहली यूनिट में।
कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पहले चैप्टर में। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के प्रति आपका स्नेह पैदा करने की कोशिश की गई है। तो ये स्नेह आपके अंदर पहले से ही है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ वो मैं आपके अंदर जो है देता रहूंगा ऐसे समय समय पर। हम लोग दूसरी यूनिट से शुरू करेंगे जिसका नाम है यूनिट्स और मेजरमेंट। इस चैप्टर में बच्चों दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहां से शुरू करने वाला हूं। चैप्टर 2 एनसीईआरटी का ये वाला, यहां से शुरू करने वाला, ठीक है। अब इसमें क्या कंटेंट है, क्या क्या चीजें हैं, ये आपको नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं। इसमें दो टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस और द अनदर वन इज एरर्स। ये दो टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट के अंदर हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करेक्ट। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेजरमेंट क्या है और यूनिट्स क्या है। यूनिट और मेजरमेंट होता क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों कहते हैं इसे मेजरमेंट। एक्चुअली मेजरमेंट क्या है, ये एक कंपैरिजन है। मेजरमेंट एक कंपैरिजन है किसी स्टैंडर्ड के साथ। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप उसको मेजर कर रहे हैं। तो वो स्टैंडर्ड कैसे डिसाइड होते हैं, स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है, वो कहां से आते हैं, ये भी एक स्टोरी है आपके लिए। तो इस पूरे चैप्टर को अभी आप ध्यान से सुनिए मुझे, वो स्टैंडर्ड कहां से आते हैं, क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, इस इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर का, जो डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड क्या है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा 2019 में उनकी एक मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग, जहां पर उन्होंने कुछ और अभी वेट और मेजरमेंट के कुछ इसको कैलिब्रेट किया हुआ है, कंपेयर किया, उनमें स्टैंडर्ड को थोड़ा चेंज किया है, नई डेफिनेशन दी है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए बात को, ध्यान से सुनिए क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 1971 जनरल कॉन्फ्रेंस जो वेट एंड मेजर की हुई थी, दैट बट 14th कॉन्फ्रेंस। इन दैट कॉन्फ्रेंस इज बट डिसाइडेड कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होंगी, because of there is so many quantities, each and every quantities cannot be have some separate units। अब हमें सारी यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखना होगा। ऐसा नहीं कि हर चीज की वेलोसिटी की अलग यूनिट है, एक्सीलरेशन की अलग है, फोर्स की अलग है, करंट की अलग है, सबकी अलग है। तो यूनिट्स किसी, अब हमने कहा कि करंट की अलग है, लेकिन वोल्टेज की फिर वोल्ट्स हो गई, अब वोल्ट्स के फिर हम कैपेसिटेंस की यूनिट और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, हर किसी की यूनिट का एक पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते। कुछ डिराइव्ड भी होंगी, कुछ यूनिट डिराइव्ड भी होंगी। वो सब डिराइव्ड यूनिट्स के लिए और इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ। लेकिन इसके पहले हम कुछ स्टैंडर्ड्स, एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम बात कर रहे थे बच्चों, शुरू करते हैं। फिर ध्यान से सुनिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है। ये सब हमारे घर की खेती नहीं है, ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो जब तक हम फिजिक्स में ये नहीं सीखेंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश करूं, बिल्कुल देसी भाषा में बात करूं, तो जरा समझिए क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे अगर मैं ये कहूं कि बेटे जरा आप मुझे ये बताओ कि 1 लीटर वाटर मुझे दो, 1 लीटर वाटर आप ले आए, आपको पता है सर 1 लीटर इतना होता है, आपने दे दिया कि सर ये लीजिए 1 लीटर। मैं चला गया यूएस, मुझे पता था मुझे 1 लीटर वाटर की जरूरत है, वहां पर मैंने किसी फ्रेंड से मांगा 1 लीटर वाटर दो, वो पूरा टैंक भर के ले आया। मैंने क्या कमाल करते हो, मुझे इतना पानी की जरूरत नहीं है, 1 लीटर चाहिए था। बोले सर यूएस में 1 लीटर इतना ही होता है, वो इंडिया में है 1 लीटर इतना, यूएस में तो इतना ही है। मैंने कमाल है यार, ये तो बड़ा मुश्किल हो गई। फिर मैं दूसरे कंट्री चला गया, रशिया, मैंने उनसे कहा 1 लीटर पानी दो, उन्होंने 1 बूंद दे दी मुझे, बोले तो हमारे 1 लीटर तो 1 बूंद होता है। अब तो बड़ी मुश्किल है। अब हम जो 1 मीटर सोच रहे हैं, 1 लीटर सोच रहे हैं, 1 फीट सोच रहे हैं, 1 केजी सोच रहे हैं, वो तो हम अपने देश के लिए सोच रहे हैं, बाकी कंट्री में तो कुछ और होगा। अब तो बहुत मुश्किल हो गई। अब हमने एक इंडिया के स्टूडेंट को तैयार किया, पढ़ाया 12th तक, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है वो, हमारा बच्चा यूएस की किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। वहां पर एक प्रोफेसर बोले कि लेट अस टेक डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। आपने इमेजिन कर लिया 1 मीटर, वो कह रहा है कि नहीं ये तो बहुत बड़ी यूनिट है भाई, 1 मीटर तो बहुत बड़ा होता है।
बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होता है, तो 1 मीटर लेंथ तो इतनी होती है। अब सारा मामला खराब हो गया आपका। अब तो आपकी जितनी होशियारी से धरी रह गई कि सब तो 1 मीटर तो बड़ा कंफ्यूजन है। हम जब 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो हमने सोच लिया चलो 1 सेंटीमीटर का पीस ले जा रहे हैं, सर को आज दिखाएंगे कि ये देखो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो 1 मीटर का है और इसका ये डायमेंशन है, ये है वो है। अब वहां तो प्रोफेसर चिल्ला रहा है आपके ऊपर कि नहीं तो 1 सेंटीमीटर कैसे, आपको 1 सेंटीमीटर नहीं पता। तो सारा मामला खराब हो गया, सारा मामला खराब हो गया। जब तक आपको यूनिट का सिस्टम नहीं पता है तो सारा मामला खराब है। इसका मतलब पूरी एक इंटरनेशनल कमेटी जो इंडिपेंडेंटली काम करती है, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी गवर्नमेंट के अधीन में नहीं करती है, वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है। सबसे पहले फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट, स्पेशली फिजिक्स की बात होती है, तब उसने ये डिसाइड किया कि पूरे विश्व में, हम पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाएंगे और सबको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्यों? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो मैंने आपको डिफिकल्टीज बताई, ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज आने वाली है। तो वो ने उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? सबसे पहले उन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट, इसके पहले मैं बात कर रहा हूं, एक यूनिट सिस्टम था जिसका नाम था बच्चों सीजीएस। सीजीएस का मतलब था सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। दूसरा है एफपीएस, दिस इज फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तीसरा है एमकेएस, मीटर, केजी एंड सेकेंड। अब ये 3 यूनिट सिस्टम आए। ये बात मैं बता रहा हूं कब की, ये बात मैं बता रहा हूं बच्चों कब की, 1971 से पहले की, 1971 से पहले की, जब जनरल कॉन्फ्रेंस 14 जनरल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, जब ये डिसाइड नहीं हुआ। अब ये सारे सिस्टम्स में अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया कि सब इसमें तो यूनिट बहुत छोटी है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो बहुत डिफिकल्ट है। आपसे मैं बोलूं कि यहाँ से चले जाओ, वो बहुत कोई डिस्टेंस है, कोई आपसे पूछे यहाँ से जयपुर कितना है, आप बोलो सर कितने सेंटीमीटर है, तो बहुत डिफिकल्ट है ना, किलोमीटर बताना इजी है। तो इसकी ये प्रॉब्लम थी, यूनिट्स बहुत छोटी थी। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, फुट पाउंड सेकंड में भी आप जानते हैं, फुट पाउंड में तो आप समझते हैं कि बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। मीटर केजी सेकंड्स में कुछ कुछ चीजें ठीक थी। तो इसी सिस्टम को और आगे बढ़ाया गया और एक सिस्टम इजाद किया गया, नया सिस्टम। वो सिस्टम था जिसका नाम है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जिसका नाम है एसआई सिस्टम। ये एसआई सिस्टम जो है, ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं इसे। सिस्टम में इंटरनेशनल कहते हैं अगर हम दूसरी लैंग्वेज में जाए तो। इस सिस्टम में ये डिसाइड हुआ कि हम अब कुछ फंडामेंटल यूनिट्स डिसाइड करेंगे और कुछ डिराइव्ड यूनिट लेंगे और सारे कंट्रीज इसी को फॉलो करेंगे। तो आज की डेट में हम एसआई सिस्टम को फॉलो करते हैं। और ये डिसीजन कब हुआ, मैंने आपको बताया था 14th कॉन्फ्रेंस हुई है। ये 14th कॉन्फ्रेंस फ्रांस में हुई थी, जो कि जनरल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो डिसाइड करती है कि कौन कौन सी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स होंगी और कौन कौन सी यूनिट डिराइव्ड यूनिट होंगी। तो इसने फंडामेंटल यूनिट्स डिसाइड की है। अब समझिए ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो अब मैं मुद्दे पे आ गया हूं, ध्यान से सुनिए। सिलेबस की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको पढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। जिस बात को मुझे बताना है मैं वहां पर जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको इन सब बातों में नहीं फंसाना चाहता हूं, पर समझिए इस बात को बताना भी मेरे लिए बहुत जरूरी था। अब इस 1971 की जनरल कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ बच्चों, क्या डिसाइड हुआ, देखिए क्या डिसाइड हुआ। डिसाइड ये हुआ कि वेट और मेजरमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आप हर क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट बनाएंगे क्या? हर क्वांटिटी की तो कितनी सारी यूनिट्स हो जाएंगी। अब ये डिसाइड होता है कि हम सिर्फ, ध्यान सुनिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको जुबान के अगले हिस्से पर याद रखना है, ये टिप्स पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको अभी तक तो मैंने पढ़ाया, हो सकता है आप ना याद रखें, लेकिन अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिए, एकदम कंठस्थ। देखिए क्या फंडामेंटल यूनिट्स की बात हुई,
किसकी बात हुई बताएं? फंडामेंटल यूनिट्स की बात हुई, फंडामेंटल यूनिट्स की बात हुई, फंडामेंटल यूनिट्स। और कुछ डिराइव्ड यूनिट की बात हुई। फंडामेंटल यूनिट्स उनको कहा गया कि जो यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट है, जो किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, जो खुद से इंडिपेंडेंट है। और ये फंडामेंटल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होंगी जो किसी भी अदर डिराइव्ड यूनिट को अपने फंडामेंटल यूनिट के टर्म में एक्सप्लेन कर सकती है। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना आई हो, लेकिन पेशेंस रखिए, आपको समझ में आ जाएगी। क्या? तो डिसाइड ये हुआ कि कहां डिसाइड हुआ, किसने डिसाइड किया? समझ रहे हैं ना किसने डिसाइड किया? ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है घर की खेती नहीं है, डिसाइड हुआ इस कॉन्फ्रेंस में 1971 बहुत दिन की पुरानी बात नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। तो इसमें डिसाइड हुआ कि 7 फंडामेंटल यूनिट होंगी। कितनी? 7 7 डिसाइड की। 7 डिसाइड करने के पीछे लॉजिक तो मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन हुई 7। आपको पता होना चाहिए कि 7 वर्ड बहुत पॉपुलर है, 7 वंडर्स और ना जाने कितनी कितनी चीजें 7 होती हैं, है ना। आप समझते हैं बहुत चीजें 7 है संसार में। 7 दिन होते हैं, 7 समंदर, 7 बहुत कुछ, 7 फेरे, 7 बहुत कुछ है 7, ठीक है। तो उन्हीं 7 में से 7 फंडामेंटल यूनिट डिसाइड की और ये ऑर्डर किया गया कि हर एक बच्चे को ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स याद होने चाहिए और उनका सिंबल पता होना चाहिए। तो बच्चों मैं अब आपको बताता हूं और आप ये नोट कर लीजिए, याद भी कर लीजिए साथ साथ कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है। तो मैं बताता हूं बच्चों, सीरियल नंबर डाल देता हूं, ठीक है। थोड़ी जगह यहां पर कम है लेकिन आप समझ लेंगे फटाफट। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 डन। मैं इन यूनिट्स के नाम लिख रहा हूं। तो सबसे पहले इन यूनिट के नाम में ये क्वांटिटी आती है जिसका नाम है, क्वांटिटी है लेंथ, फिर है मास, मास के बाद फिर है टाइम, टाइम के बाद फिर है टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद है फिर इलेक्ट्रिक करंट। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद बच्चों आता है 6 क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और 7 क्वांटिटी आती है, टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, इसके बाद 7 क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट से संबंधित है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये इतनी सारी क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज है, ठीक है, ये क्वांटिटीज है, करेक्ट। तो ये 7 आपको याद रखनी है। ये 7 क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब आपको और क्या याद रखना है साथ साथ, इन सबकी यूनिट याद रखनी है। तो यूनिट आपको पता है, इन सबकी यूनिट क्या है, लेंथ कैसे मेजर करते हैं। आप बोलोगे सर लेंथ तो हम केजी में नहीं बेटे, किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं, लेकिन नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट उसकी एसआई यूनिट, वो एसआई यूनिट है मीटर। एसआई याद रखनी है, किलोमीटर भी है पर अब जब कभी किलोमीटर दिया होगा तो उसे एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। सो मीटर इज एसआई। मास केजी, ग्राम भी है पर हमें पहले उसको केजी में बनाना पड़ेगा। अब जब तुमसे कहा जाए कि क्वेश्चन को एसआई यूनिट में सॉल्व करना है तो किसी से पूछना नहीं है, कोई तुमसे कोई कि एसआई यूनिट, अब तुमको लेंथ दे रखी है सेंटीमीटर में, आपने सेंटीमीटर उठा के रख दिया, 200 सेंटीमीटर दे रखा है ना, पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए ऐसा ये है, स्टैंडर्ड ये है। टाइम, टाइम का मतलब सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस नहीं है ऐसा ही। इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री का शब्द है, मोल, मोल मोल केमिस्ट्री, ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट को मेजर करते हैं, कैंडिला, कैंडिला 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 समझ रहे हैं ना, लाइट के लिए कैंडल जलाते हैं ना, वही कैंडिला है। चलो जैसे भी समझ लो, याद कर लो कैंडिला। अब ये 7 आपको याद रखनी है। 7 यूनिट्स को याद रखने के बाद बच्चों
क्या? अब देखिए क्या सरकार कहती है, जनरल कॉन्फ्रेंस क्या कहती है? जनरल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हर एक बच्चे को इन 7 क्वांटिटीज का एक सिंबल है, डायमेंशनल सिंबल है, इस यूनिट का अपना एक सिंबल है, वो भी याद रखना पड़ेगा। तो देखिए लेंथ का L है, लेंथ का L है, वो डायमेंशनल सिंबल L है, M नहीं है। मास का M है, टाइम का T है, टेम्परेचर का K है, इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर का A है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल का छोटा MOL है, सिर्फ MOL, मोल, मोल क्या? मोल, लोल नहीं, मोल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैपिटल C स्मॉल d CD, ये इनको बोलते हैं हम क्या? डायमेंशनल सिंबल, इनको हम डायमेंशनल सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमेंशनल सिंबल। अब आप नोटिस कर रहे होंगे एक चीज, क्या नोटिस कर रहे होंगे? आप नोटिस कर रहे होंगे कि सर आपने एक तो कैपिटल लिखा, L स्मॉल नहीं लिखा, और एक बिग ब्रैकेट का यूज किया। जनाब आप बिल्कुल सही नोटिस कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आपको इसे बिग ब्रैकेट के अंदर लिखना है, कैपिटल लिखना है। कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल T, कैपिटल K, कैपिटल A, मोल, छोटा m, छोटा o, जो है स्टैंडर्ड वो, C कैपिटल D स्मॉल, ये स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। तो हर एक यूनिट का अब आपको ये पता होना चाहिए, इन्हीं 7 का, सिर्फ 7 का। अब देखिए सिलेबस आगे बढ़ता है। सिलेबस ये कहता है कि जब बच्चे को ये पता चल गया, चलो इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, नहीं आगे आपको समझ में नहीं आएगा। अब जब बच्चे को ये पता चल गया तो हर एक बच्चे को इन 7 फंडामेंटल यूनिट के टर्म में किसी भी डिराइव्ड यूनिट को हम 7 फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिख सकते हैं। दैट इज नोन एज डायमेंशनल फार्मूला। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, कहां से? देखिए इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, कहां पर? ये पता होने के बाद। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने याद कर लिया है। अब मैं आगे बात करता हूं कि इस टॉपिक को, सिलेबस को आगे बढ़ाता हूं बच्चों, और किस बात पर बढ़ता हूं जरा ध्यान से सुनिए। इस बात पर आगे बढ़ता हूं, किस बात पर? कि डायमेंशनल फार्मूला क्या चीज है। डायमेंशनल फार्मूला क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल फार्मूला? सुनिए, मैं बिल्कुल क्लास के स्टार्टिंग में जहां पर आपसे बोल रहा था, मैं फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं। क्या बोल रहा था बच्चों? में बोल रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, समझना है। अगर आप टाइम देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, तो नोट कर लीजिए आपके लिए समझने का टाइम शुरू हो चुका है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप पढ़ के बिल्कुल एंजॉय करेंगे इसको, यू लव इट, आप एंजॉय करेंगे इसको और देखेंगे फिजिक्स की बहुत चीजें इससे सॉल्व होती हैं। ये केवल यहां तक सीमित नहीं है, मैंने कहा ना ये यूनिट ऐसी है जो हर यूनिट में है। आप सेकंड यूनिट में भी इसका इस्तेमाल करेंगे, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में, 11th 12th आगे इंजीनियरिंग मेडिकल में हर जगह डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से बहुत कुछ करना सीख जाएंगे, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं कहां से, लेकिन क्या क्या याद होना चाहिए? बोलो 7 फंडामेंटल यूनिट्स और उनके सिंबल्स याद होने चाहिए, करेक्ट? वो याद होना चाहिए, तभी हम इसकी हेल्प करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला इज अ फार्मूला which represent any unit in terms of 7 fundamental unit symbols. उनके टर्म में रिप्रेजेंट करने को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। डन? देखिए शुरू करते हैं बच्चों। डायमेंशनल फार्मूला क्या है? बहुत आसान तरीके से देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं, आप किसी भी एक यूनिट का नाम लीजिए, बताइए नाम लीजिए। चलिए आप नाम नहीं लेंगे, आप मेरे समक्ष नहीं हैं, मैं बताता हूं बच्चों। आप स्पीड जानते हैं, यू नो दैट स्पीड। अब मैं बोलूं कि बेटे स्पीड की यूनिट बताओ, बोलोगे सर स्पीड की यूनिट, स्पीड की यूनिट में तो भूल गया, बहुत पहले पढ़ा था, भूल गए है ना? कुछ याद होगा आपको, याद होगा क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको याद है डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट? देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है? लेंथ में,
कैसे मेजर करते? लेंथ में। अब हम इसका देखिए स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं। मेरी घर की खेती नहीं कि स्पीड लिखा तो हमने एस लिख दिया, चलो हो गया स्पीड, नहीं। पहले मैं इसकी पता कर लूं क्या? यूनिट। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में। मिनट पता कर ली, मीटर, ठीक है। अब मैं बोलूं कि सर तो मैं कुछ भी लिख देता हूं डायमेंशनल फार्मूला ना। अब आपको उन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट में जाना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? देखिए कैसे जाएंगे। मीटर, मीटर का सिंबल एम नहीं था, मीटर। लेंथ, लेंथ एल, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। सेकंड, टाइम, टाइम टी, कैपिटल एल, कैपिटल। अब करेक्ट है? इतना समझ में आया? तो हम उन्हीं फंडामेंटल यूनिट के टर्म में इसको लिख रहे हैं। तो अब देखिए इसको मैंने क्या लिखा? एल टी -1। इतना समझते हैं ना? बोलो, नहीं समझे? एल टी ऊपर चला जाएगा तो पावर -1, और मास भी साथ में चलता तो अच्छा लगता, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। m0, तो मैंने 3 ले ली। हालांकि आप m0 नहीं लिखेंगे तो गलत नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा लगने के लिए मैं लिख रहा हूं क्या? m0 lt -1। आप बची हुई जो 4 यूनिट को भी लिख सकते हैं, पर mlt तो अच्छा लग ही रहा है। तो ये lt -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पीड lt -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला। अब आप समझ रहे हैं ना कैसे लिखते हैं? फंडामेंटल यूनिट के टर्म। क्लियर है? इसको कहते हैं, मैंने कहा ना, किसी भी फंडामेंटल, किसी भी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिख सकते हैं, उन्हीं के सिंबल के टर्म में, तो उसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, मैं आपको आगे बताता हूं कि आपने क्लास 11th में, सॉरी 9th में एक्सीलरेशन पढ़ा होगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एक्सीलरेशन। आपको याद होगा एक्सीलरेशन का फार्मूला। क्या फार्मूला था बताइए? यूनिट से सीधे बात कर लेते हैं। क्या यूनिट थी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट थी एक्सीलरेशन की। यूनिट से बात कर लेते हैं सीधे सीधे। तो मीटर का सिंबल एल है, जैसा हम देख चुके हैं पहले, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और सेकंड स्क्वायर टी, टी स्टैंड फॉर टाइम, टाइम का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, सेकंड टी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एल टी -2, एल टी -2 बिग ब्रैकेट के अंदर। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया किसका? एक्सीलरेशन का। अब आपको अच्छा लगना है कि सर थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं, करेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो नाउ दिस बिकम द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। क्लियर है बात? आप समझ पा रहे हैं ना? क्लियर है? एकदम समझ रहे हैं ना कि ये बहुत इजी है समझना। लेकिन अब आप सोचेंगे इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है बेटे कि हम हर एक डिराइव्ड यूनिट को 7 फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिख सकते हैं। ये अगर लिख पा रहे हैं तो ही हमारी सक्सेस है इस यूनिट सिस्टम की, तो ये सक्सेस है। इस चीज से हम बहुत चीजें समझना शुरू करेंगे धीरे धीरे। एक लंबी स्टोरी है, आने वाले टाइम में आप देखते जाएंगे कैसे कनेक्टेड है पूरी साइंस इस चीज से। क्या खूबसूरत चीज है ये। लेकिन अभी आप ABCD सीखिए बहुत आसान तरीके से। ध्यान दो बच्चों, क्या थर्ड बात, थर्ड मैं आपको बहुत आसान सी बात बताता हूँ। फोर्स, आपने सुना है फोर्स का फार्मूला, बहुत पहले सुना होगा फोर्स। और आप ये भी जानते हैं कि फोर्स का, अब मैं आपसे कहूँ कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, मैं आपसे बोलूँ फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, आप बोलोगे सर फोर्स का मैं कैसे लिख सकता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है दिमाग में। हाँ, आपको याद करना भी नहीं है भाई, आपका काम नहीं है, ये तो मेरा काम है। क्या? आपको फार्मूला बताना, उसकी यूनिट बताना तो टीचर का काम है, सब्जेक्ट का काम है, आपका काम है सिर्फ लिखना। तो चलिए मैं बता देता हूं फोर्स का फार्मूला क्या था। F = ma, आपको याद आ रहा है? ma याद है? क्या है ma? मास इंटू एक्सीलरेशन। नहीं याद है? मास इंटू एक्सीलरेशन, मास। याद करिए, मास का क्या था? m। मास का क्या था? m, m बिग ब्रैकेट। एक्सीलरेशन का अभी हमने कैलकुलेट किया है, क्या? lt -2 लिख देते हैं बेटे, lt -2। तो इसको पूरे को एक साथ लिख देते हैं, mlt -2। करेक्ट? दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। समझ रहे ना?
ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया फोर्स का। एकदम क्लियर है बात। अब आप सीख रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखते हैं। बच्चों मैं आपको एक और बताता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, किसी बच्चे को याद है वर्क डन या वर्क ही देते तब भी वर्क यूनिट है जूल। जूल फंडामेंटल नहीं है, जूल आपने लिस्ट देखी, जूल फंडामेंटल नहीं है। फोर्स की न्यूटन थी, वो भी फंडामेंटल नहीं थी, तो मुझे फंडामेंटल के टर्म में लिखना पड़ा। अब वर्क डन याद करता हूं कि वर्क डन को मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना, जूल से तो काम चलेगा नहीं। तो मुझे याद आया, अच्छा हाँ मैंने तो ये पढ़ा था, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए एक तो इससे मत डरिए, दिस इज आवर जॉब, मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्मूला है, आप चिंता मत करिए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है, फोर्स का ये है। आपको ये नहीं पता होता तब भी आप डिराइव कर सकते थे। फोर्स का क्या है, एम एल टी माइनस 2। डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इज अ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में मेजर होता है, तो उसका आपको पता है, लेंथ का क्या है, एल है, बताइए। तो ये क्या हो जाएगा बताएं जरा, डायरेक्ट लिख दूं मैं यहां पर, छोटा सा डायरेक्ट लिख देता हूं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। बोलो टी, अरे समझ पा रहे हो, बोलो टी माइनस 2, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या खूबसूरत है, आप डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इस डायमेंशनल फार्मूले को लिखने की से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसका भी इंतजार करिए, सब्र करिए, लेकिन अभी सीखिए, एबीसीडी सीखिए और डरिए बिल्कुल मत कि अरे ये शुरू क्या हो गया, मुझे तो फार्मूले नहीं पता। ये काम आपका नहीं है भाई, अभी इससे मत डरिए। ऐसे तो आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो ऐसी ऐसी चीजों के डायमेंशनल फार्मूले हैं कि कैपेसिटेंस के, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी के, इसके उसके, ऐसे ऐसे वर्ड हैं कि परमिटिविटी के, परमेबिलिटी के, वो टेस्ला का, पता नहीं किसका, आप तो डर जाएंगे तो मुझे याद नहीं ना, दिस इज नॉट योर जॉब। जब तक, क्यों, कई सारे डायमेंशनल फार्मूला ऐसे हैं जो मैं आपको क्लास 12th में सिखाऊंगा, यस क्लास 12th में सिखाऊंगा, वो नहीं सिखा सकते। मैं आपको क्यों अननेसेसरी परमिटिविटी का सिखाऊं, जरूरत ही नहीं, करेक्ट। जब जरूरत होगी तब सिखा देंगे, फार्मूला आएगा तब। तो ये चीज ऐसी है कि हम क्लास 12th के बच्चों से भी आज भी डिस्कस करते हैं कि बेटे चलो देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं, ये ऐसी चीज है। तो देखिए, तो फार्मूलों की टेंशन मत लीजिए, अभी आपको कुछ और सीखने की कोशिश की जा रही है, आपको सिखाने की। पांचवा मुझे याद आ रहा है एनर्जी, एनर्जी याद है, एनर्जी का कोई फार्मूला आपको याद है, किसी भी एनर्जी का, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, किसी का याद दिलाइए, नहीं याद आ रहा है, चलिए आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं। पहले मैं ये ऊपर वाला साफ कर लेता हूं, थोड़ी जगह बना लेते हैं बच्चों, ठीक है, फिर आपको आपसे बात करते हैं। चलिए एक एनर्जी का कोई फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। चलो किसका देखें, पोटेंशियल एनर्जी। किसी बच्चे को पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद है, mgh। क्या है, mgh, mdh नहीं, मसाले होते हैं वो, mgh। क्या, mgh, मास g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g जानते हैं क्या है, एक्सीलरेशन है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। बच्चा a भी एक्सीलरेशन था, ये देखिए, ये a भी एक्सीलरेशन है, g भी एक्सीलरेशन है। आप अगर भूल चुके हो, a एक्सीलरेशन किसी का भी है, g एक्सीलरेशन धरती माँ का है, माँ जी का है, इसलिए g अलग से सिंबल यूज किया जाता है। ये भी एक्सीलरेशन है, ये भी एक्सीलरेशन है। ये एक्सीलरेशन a स्टैंड फॉर आंटी, किसी चीज का, किसी भी मास पार्टिकल का एक्सीलरेशन, ये तो स्पेशली माँ का है ना, so that's why this is known as g सिंबल अलग से यूज करते हैं। पर अब आप देखिए, अगर मैं इसकी यूनिट बताऊं, इसका डायमेंशन फार्मूला बताऊं, तो भी वही होगा। मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि अगर एक्सीलरेशन की जगह g का भी डायमेंशन फार्मूला आपको लिखना हो तो वो भी वही होगा, क्या होगा, lt माइनस 2, g का भी वही होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से है, तो एक्सीलरेशन ही ना। तो अब देखिए इसका क्या होगा बच्चों, जरा देखें, नजर दौड़ाएं। मास मैं लिख रहा हूं, डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी, एनर्जी में भी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक बात है। मास n डन g, अगेन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो वी कैन राइट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या लिखेंगे,
एल टी माइनस टू, एम का हो गया, जी का, एल क्या है, सॉरी एच क्या है, हाइट। हाइट क्या है, हाइट किस में होती है, लीटर में, ग्राम में, नहीं भैया, किसमें, हाइट विल मेजर इन लेंथ, लेंथ का क्या है, एल। तो मैंने बिग ब्रैकेट नहीं लिखा, आप नाराज हो रहे होंगे, मैं सबका एक साथ ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या हो गया, देखिए एम, एल दो बार लिखा है, तो ये एल हो गया क्या, एल का हो गया स्क्वायर, ये हो गया, बोलो करेक्ट, क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कुछ गड़बड़ हुआ है भाई, वॉर्कडन का भी तो यही है, वॉर्कडन का भी तो यही है ना, देखिए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और एनर्जी का भी वही है, तो कुछ गड़बड़ हो गई ना, है ना जनाब, गड़बड़ नहीं हुई है, यही तो खूबसूरती है डायमेंशनल फार्मूले की। क्या बचपन से आपको पढ़ाया जा रहा था कि एनर्जी वर्क डन है, एनर्जी वर्क डन है, एनर्जी वर्क डन है, वर्क डन तभी होगा जब एनर्जी होगी, एनर्जी वर्क डन आर सेम थिंग्स, बोथ आर सेम। आज ये डायमेंशनल फार्मूला भी यही कह रहा है कि देखिए वर्क डन और एनर्जी सेम है, इज डायमेंशनली बोथ आर सेम, इसका मतलब दोनों की यूनिट सेम है, डायमेंशनली बोथ आर सेम, एनर्जी करेक्ट। अब ये डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाए, वहां एनर्जी को एनर्जी कोई कह रहा हो, आप उससे पूछें डायमेंशनल फार्मूला बताइए, आपको पता चल जाएगा अच्छा एनर्जी की बात कर रहा है भाई ये तो डायमेंशनल फार्मूला पूरे वर्ल्ड को रिलेट कर देता है, साइंस के सारी स्ट्रीम को रिलेट कर देता है, टेक्नोलॉजी की सब चीजों को रिलेट कर देता है, डायमेंशनल फार्मूला बता देता है कि इज अ सिंगल थिंग्स, सो दिस इज दोनों चीजें सेम है। अब आप काइनेटिक एनर्जी का निकालेंगे तब भी वही होगा। क्या आपको याद है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला? मुझे याद है 9th में आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, चलिए नहीं पढ़ा है तब भी बताता हूँ मैं, करेक्ट मैं बताता हूँ। इस काइनेटिक एनर्जी इतना समझ रहे हो ना, के फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इज हाफ नंबर, मास वी, वी स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी कह दो फिलहाल, ठीक है। इसका क्या होगा, मास का m, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का हम कहीं देख चुके थे, नंबर 1 हमने लिखा था, स्पीड, स्पीड क्या लिखा था, क्या लिखा था, याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो, एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज मास, डन। याद करो वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 लिखा था ना, स्पीड का वही वेलोसिटी का है एल टी माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, याद आ रहा है, एम एल स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है ना, तो ये मल्टीप्लाई अंदर होगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2, समझ पा रहे हो ना, एल स्क्वायर टी माइनस, ओहो एल स्क्वायर टी माइनस 2, करेक्ट। एक कंफ्यूजन है ना, क्या कि सर ये हाफ क्यों छोड़ दिया आपने, हाफ आप ले चलते सब जगह ना बेटे, हाफ इज अ कांस्टेंट नंबर, ए नंबर हैज नो यूनिट, इट हैज नो डायमेंशन। किसी भी कांस्टेंट नंबर की कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम डायमेंशनल फार्मूला लिख रहे हैं, यूनिट लिख रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट लिख रहे हैं। इफ एनी कांस्टेंट हैज यूनिट देन वी विल राइट, अदरवाइज नो। तो कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, उसकी यूनिट है तब तो ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हाफ नहीं लिखेंगे। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी बेटे वही आ गया, जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का था, जो वर्क डन का था, उसका भी वही आ गया, बताइए उसका डायमेंशन फार्मूला भी वही आ गया, डन। अब आप समझ रहे हैं ना बात को, मैं थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ता जाता हूं, आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखाता हूं, कैसे लिखते हैं। कुछ आपसे बात कर लेता हूं, जब आप क्लास 10th में थे, क्लास 10th में आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, आपने क्लास 10th में एनर्जी पढ़ी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ी है, आपने कुछ कुछ फार्मूले पढ़े, करंट पढ़ा है, चार्ज पढ़ा है, चलो उनका पता करते हैं, आइए देखते हैं उनका क्या होगा। मैंने कहा ना बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए सबसे पहले आपने बताओ बच्चों, क्लास 10th में पढ़ा था चार्ज, क्या पढ़ा था, चार्ज, अभी 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 ताजा ताजा याद, चार्ज चार्ज। चलिए आप बताइए चार्ज का क्या होगा। सर चार्ज का तो, चार्ज फंडामेंटल में आता है क्या? नहीं फंडामेंटल में तो नहीं आता है, तो फंडामेंटल में नहीं आता, अब हमें फंडामेंटल के टर्म में लिखना, वही डायमेंशन फार्मूला होगा। चलिए मैं आपको याद दिला दूं, आपको फार्मूला याद नहीं होगा, Q इक्वल्स टू आई टी, याद आ रहा है, Q इक्वल्स टू आई टी, आई इक्वल्स टू Q अपॉन 2 T, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज,
डन. सो वी विल राइट IT. I is a current. Current. ओहो मैं पूरा लिख दूं. Current into time. Current is a fundamental unit. Current is electrical current is a fundamental, and whose fundamental quantity is an ampere, and the symbol was A, capital A, and time is T. You know that? तो बेटे क्या हो गया? देखिए आप चाहें तो लिख सकते हैं क्या? A T लिख दीजिए, चलेगा. ये भी डायमेंशन फार्मूला हो गया. और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं. इसको और सुंदर बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं? देखिए M0 L0 TA. बस ऐसे, कुछ खास वजह नहीं. अच्छा लग रहा है. 3 बेसिक क्वांटिटी ले ली, ना भी लेते तब भी चल जाता. मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. तो आप समझ गए ना हमने किसका लिखा? चार्ज का लिखा. किसका लिखा? चार्ज का. डन. बोलो अब आपने क्लास 10th में करंट पढ़ा था. करंट का तो सीधा सीधा ए लिख दो भाई, वो भी डायमेंशन फार्मूला है. करंट का लिख दो. और बताओ आपने क्लास बहुत 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 बढ़िया बढ़िया आपने पोटेंशियल पढ़ा था. पोटेंशियल पढ़ा था, याद है? पोटेंशियल 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 नहीं याद होगा. बहुत दुख दे रहा था ये टर्म, है ना? वर्क डन अपॉन चार्ज. मैं पूरा नाम लिख देता हूं, वर्क डन अपॉन चार्ज. चलिए बहुत मुश्किल है, हर बच्चे को नहीं समझ में आता है. आप इंटेलिजेंट, आपको समझ में आ जाएगा. देखिए क्या मैं आपको पोटेंशियल का बता देता हूं. ये कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, इनका डायमेंशन फार्मूला आप लिखना सीख जाएंगे. तो क्या होगा? देखिए वर्क डन. हो वी हैव अ वर्क डन का फार्मूला तो हमारे पास है. वर्क डन का फार्मूला क्या है? देखिए वर्क डन का देखिए ऑलरेडी वी हैव फार्मूला. क्या है? देखो ML² T-2. ML² T-2. ओहो वर्क डन का और चार्ज का भी अभी हमने कैलकुलेट किया. क्या कैलकुलेट किया? AT. इसको सॉल्व करने में तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं है, नहीं होनी चाहिए. क्या दिक्कत नहीं है? ये T है, ये T है, तो ये A है, तो M तो ऐसे ही रहा जिंदा, L² ऐसे ही जिंदा रहा. T की पावर 1 है, यहाँ -2 है, तो ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगा. नहीं समझे बच्चा? ये T की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो माइनस और फिर ऐड हो जाएगी पावर. बेसिक पैथ. और A की पावर -1. ये देखिए किसका है? ये पोटेंशियल का. पोटेंशियल का. और देखिए बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, आपने कितने आराम से सीख लिया ना. और बेटे रेजिस्टेंस का बताओ. रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का बताओ. रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस क्लास 11th स्टूडेंट हैं आप, ठीक है? रेजिस्टेंस R नहीं याद आ रहा है. रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज नॉट फंडामेंटल. रेजिस्टेंस दूर दूर तक फंडामेंटल नहीं है. अब उसको कहां से लाए फंडामेंटल? मैंने कहा ना फार्मूला पता करना आपका काम नहीं है, मेरा काम है. आप सिर्फ डायमेंशनल. तो चलिए फार्मूला मैं बता देता हूं. क्या? ओम्स लॉ याद करिए. ओम्स लॉ याद करिए. V इक्वल्स टू आई आर. ओम्स लॉ पता है ना? V इक्वल्स टू आई आर. ओम्स लॉ पता है ना? तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई. बोलो एकदम क्लियर. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. V देखिए बड़ा सिस्टमेटिक चल रहे हैं ना हम लोग. V का तो पता है, और ना पता होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है ना. फिर V का निकालते हैं. रेजिस्टेंस देखने में तो बड़ा आसान है, ओम कह दिया, पर डायमेंशनली निकालना तो बहुत टफ है ना. देखिए वोल्टेज V ML² T-A-1 एम्पियर. एम्पियर इज अ फंडामेंटल. सो नीड कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं. एम्पियर तो फंडामेंटल ही है. ओहो एम्पियर फंडामेंटल है ना, करंट है भैया. ठीक है. अब देखो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशन फार्मूला. M तो जैसा रहा वैसे ही है. L² T-3. A और A काट दे इसको, है ना? नहीं, ये A की पावर -1 है, ये 1 है बच्चा. ये A की पावर -2 हो जाएगा. कैसे A की पावर -2 हो जाएगा? 1 है, ऊपर जाएगा -1, ऐड हो जाएगा -2. डन. बोलो बहुत बढ़िया. तो ये
डायमेंशनल फार्मूला हो गया रेजिस्टेंस का। कितना मुश्किल दिख रहा था, कितना मुश्किल एक्चुअली है भी, इसको निकालना आसान नहीं है, तो आपने वो कर दिया। ठीक है, ये कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बता दी जो कि उससे रिलेटेड है, करंट और इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको कुछ और 9th के कराता हूं। तो अभी हमने 9 कर लिए हैं, कोई 10-11 करके मैं खत्म करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे कैसे और आगे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब 10th डायमेंशनल फार्मूला बताइए कहां से ले लें? 9th से ले लें, 9th से ले लेते हैं, है ना। 9th में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, याद आ रहा है? ये GF याद है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। कुछ और तो नहीं सोच रहे थे? ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला याद होगा, G(m1m2)/r²। अब मैं सवाल आपसे दे रहा हूं, क्या फाइंड, क्या बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बताओ, G का, इसका बताओ। सोचोगे सर ये तो कांस्टेंट है, छोड़ो इसका तो होगा ही नहीं। ना बेटी, हर कांस्टेंट का नहीं, ये कांस्टेंट ऐसा है, इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। क्यों? कांस्टेंट कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट है, उसका नहीं होता है, पर ये कांस्टेंट उसकी तो कोई वैल्यू है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका कैसे बताएंगे, आप बताएंगे? चलिए शुरू करते हैं, कैसे। आंसर मैंने लिखा है F = G(m1m2)/r²। ये फार्मूला आपको ना याद हो तो चिंता मत करिए, ये सिंपल सा फार्मूला है, दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स है उसका फार्मूला है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो G कैन बी रिटन एज F(r²)m1m2। ये समझ में आया कैसे लिखा? G को यहां लिख दिया, F(r²) यहां लिखा। बोलो, अब मुझे लगता है बहुत आसान है आपके लिए समझना। फोर्स का पता है, बताओ क्या है फोर्स, याद करो। अभी तो बताया था बच्चों, फोर्स का था mL(T)-2। अब तो आप याद हो जाएंगे धीरे धीरे सब आपको, है ना। याद वैसे करने नहीं है, ध्यान दीजिए, याद नहीं करने, समझने हैं। वो प्रैक्टिस से याद हो गए वो अलग बात है, पर आपको याद नहीं करने। फोर्स mL(T), मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, r²। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, r इज द डिस्टेंस। ओफो, आपको ये तो याद है ना, ये मास m1 है, ये m2 है, इन दोनों के बीच की r डिस्टेंस है, फोर्स लग रहा है F फोर्स, ये याद आ रहा है ना। वेरी गुड, ठीक है, याद है। अब ये क्या हो गया, r इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर किस में की जाती है? मीटर। मीटर का सिंबल है L, m नहीं, L, मीटर। लेंथ L, क्या सिंबल है? L, तो हो गया L²। कितना हो गया? L²। ठीक है, अब देखो दुख का कारण m1 m2, इनका क्या करें? अरे भैया, मास 1 और मास 2, मास 3, मास 4, मास कुछ भी हो, मास का तो m ही रहेगा। तो बच्चा इसका भी m है और इसका भी m है, बोलो। तो एक m से m कैंसिल हो गया, काट सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, चिंता मत करिए। अब ये वाला m ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, m-1, ये L और ये L, तो ये क्या हो गया, L3, ये स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर है, ये 1 है, तो L3 T-2। देन ये डायमेंशनल फार्मूला, इसका कैलकुलेट कर लिया हमने। तो बच्चों इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला किसी भी चीज का कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको टोटल 10 डायमेंशनल फार्मूले कराए हैं, ऐसे मैं बहुत कराऊंगा तो इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं आपको एक वर्कशीट दे दूंगा या फिर मैं आपको एक किसी में लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप वर्कशीट निकाल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आपको इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी में कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में कोई ऐसा सवाल नहीं, उन्होंने बैक साइड में ऐसे डायमेंशनल फार्मूले दे रखे हैं, लेकिन फ्रंट में उनके पास कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो एनसीईआरटी से मत करिए। आपके पास ऑप्शन क्या है, आपको मैं भेजूं या तो आप मुझे भेजिए कि सर आप वर्कशीट दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपके पास अगर घर में बुक्स हो तो बुक्स आपको कौन कौन सी, एक तो एनसीईआरटी होनी चाहिए, दूसरा प्रदीप पब्लिकेशन की बुक आती है, या फिर उसके ऑप्शन में एसएल अरोड़ा की बुक आती है। उन दो में से कोई एक होनी चाहिए, सारी नहीं।
उनमें आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी डायमेंशनल फार्मूले की, जिसमें और लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें आपने बेसिक चीज सीख ली, क्योंकि ये नहीं सीखने से आगे नहीं कर पाएंगे। अब आप ये सीखेंगे अगली क्लास में कि डायमेंशनल फार्मूले के यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इसके यूज क्या है, आपने पढ़े क्या, इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से। तो इसका एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 3, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे और आप ये फील करेंगे कि कितनी सुंदर चीज है। लेकिन इन बिटवीन आप डायमेंशनल फार्मूले की प्रैक्टिस कर लीजिए और बहुत सारे पता कर लीजिए। यदि आपके पास बुक्स नहीं है तो आप नेट से देखिए कि डायमेंशनल फार्मूले हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए, कौन कौन से हम लिख सकते हैं। पर अभी आप एप्लीकेशंस में मत जाइए, मैं एप्लीकेशंस कराऊंगा कि कैसे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, कैसे कोई फार्मूला आप बना सकते हैं, कैसे आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, कैसे आप क्वांटिटीज की करेक्टनेस पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं ये फार्मूला गलत है या सही है। बहुत पावरफुल टूल है ये। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में क्या होगा बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूले हैं, लेकिन इसके पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया से पढ़ा आपने, इसके लिए आपको फिर से बधाई हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा पढ़ा के। मिलते हैं अगली क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूले के लिए। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।